नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय थल सेना से संबंधित एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसके अंतर्गत परीक्षा में 1 नंबर का सवाल 100% आता है और उस टॉपिक का नाम है मुगल वंश। क्या नाम नरेंद्र जी? मुगल वंश। तो मुगल वंश को अगर हम वैसे देखा जाए यूपीएससी के हिसाब से पढ़ें तो 15 से 20 दिन में पूरा होता है। अगर हम छोटे लेवल के अनुसार पढ़ें जैसे एसएससी 10+2 वगैरह है तो वो 10 दिन में पूरा होता है, लेकिन हमें केवल आर्मी जीडी के अनुसार मुगल वंश पढ़ना है कि हमारा सर्प मर जाए और लाठी टूटे ही नहीं। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको आज मुगल वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। लेवल आपका रहेगा आर्मी जीडी, यस या नो? यस। तो मुगल वंश को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि मुगल वंश का जो समयकाल स्टार्ट होता है ये कितने से स्टार्ट होता है। तो मुगल वंश का समयकाल स्टार्ट होता है 1526 से शुरू होता है और देन ये 1857 तक रहता है। 1526 एडी से शुरू होता है और ये कब तक रहता है? 1857 तक। अगर मुगल वंश को समझने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस छोटी सी एक लाइन खींच लेते हैं और इसको 5 भागों में तोड़ देते हैं। और दूसरे नंबर पर यहां पे इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यहां पर हम नोट कर लेते हैं शासक, ठीक है। और दूसरे नंबर पर यहां पर हम नोट कर लेते हैं उपाधियां। क्या याद कर लेते हैं? उपाधियां। और यहां पर हम नोट कर लेते हैं उनके कार्य, और यहां पर हम नोट कर लेते हैं उनके युद्ध। बस ये मुगल काल आपका इन्हीं 5 पॉइंटों में क्लियर हो जाता है। गागर में सागर ये 5 पॉइंट ही भर देते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी घटना घटी थी, ठीक है। बड़े गौर से सुनेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये मुगल साम्राज्य है, ये है क्या। दूसरे नंबर पर इसकी जानकारी हमारे इतिहास में कहां से शुरू हुई और इसकी जानकारी कब शुरू हुई और इसकी जानकारी कहां से शुरू हुई और इसकी जानकारी क्या शुरू हुई। अब पेपर में सवाल आता है कि मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं लोधी वंश के पतन के बाद, लोधी वंश के पतन के बाद, यानी कि लोधी वंश के पतन के बाद इतिहास के अंदर जो साम्राज्य आता है उसे हम मुगल साम्राज्य कहते हैं। समझ में आ गया? मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बेटा, उनका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। बाबर तुर्किस्तान का एक तुर्क शासक था जिसके पिता का नाम मिर्जा शेख था। समझ में आ गया? उसकी बाद में अब इन्होंने मुगल वंश की आधारशिला कब रखी, तो मुगल वंश की आधारशिला की अगर चर्चा करते हैं तो लोधी वंश के बाद 1526 से शुरू हो जाता है और 1857 की क्रांति, यानी कि बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश का अंतिम राजा था, उतना हमारे बीच में मुगल वंश रहता है। बेटा ये जो मुगल वंश की शुरुआत पूछी जाती है तो मुगल वंश की शुरुआत जो होती है वो काबुल से होती है। कहां से होती है? और इसका जो अंत होता है वो मोस्टली एक तो दिल्ली होता है और एक होता है आगरा। यानी कि मुगल वंश की जो भी विरासत है वो काबुल से शुरू होके दिल्ली में आती है और दिल्ली के बाद में आगरा में आती है, ठीक है। उसके बाद में अब परीक्षा में सवाल आता है कि मुगल वंश के अंतर्गत ऐसी क्या जानकारी हमें मिली। तो मुगल वंश के अंतर्गत हमें 2 प्रकार की जानकारी मिली। एक तो अपने आप को बादशाह शब्द स्टार्ट हो गया। कौन सा शब्द स्टार्ट हो गया? बादशाह। और दूसरे नंबर पर हमारे बीच में स्थापत्य कला, यानी कि जितनी स्थापत्य कला मुगल वंश के अंतर्गत स्टार्ट हुई थी शायद ही किसी वंश में होंगी। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि मुगल वंश की स्थापना के बारे में। तो ये मैंने उसका बेसिक परिचय बता दिया। अगर पेपर में सवाल आता है कि मुगल वंश का समयकाल कितना होता है तो कितना होता है? 1526 से 1857। एक साथ बोलो, मुगल वंश की स्थापना का उदय कब हुआ?
लोधी वंश के पतन के बाद। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। आर्मी के अंदर ये 100% पूछा जाता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। ओके, मुगल वंश की शुरुआत कब से होती है और कब तक रहती है? वेरी गुड। मुगल वंश की स्थापना कहां से होती है और इसका व्यवसाय कहां पर फैला होता है? दिल्ली और आगरा। मुगल वंश के अंतर्गत हमें दो चीजों की जानकारी मिली। एक चीज तो हमें जानकारी कहलाई बादशाह और दूसरी कहलाई कि इसके अंदर स्थापत्य कलाएं बहुत बनी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुगल वंश के अंदर जब स्थापत्य कला बनी तो वो कौन कौन से शासक थे। तो उन शासकों के अंतर्गत अगर हम नाम लेके चलते हैं तो सबसे पहला नाम आता है बाबर। क्या नाम आता है बेटा? बाबर। दूसरे नंबर पर जो नाम आता है उसे कहते हैं हुमायूं। क्या नाम है? तीसरे नंबर पर जो नाम आता है उसे हम कहते हैं अकबर। क्या नाम आता है? उसके बाद नाम आता है जहांगीर। क्या नाम आता है? उसके बाद आता है शाहजहां। क्या नाम आता है? शाहजहां। और अंत में आ जाता है औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य अच्छा चला था। हुमायूं के शासनकाल से शुरू होता है और हुमायूं का जो शासनकाल है बेटा वो स्टार्ट होता है 1526 से। 1526 से और ये होता है आपके बीच में 1530 1540। यानी कि ये बाबर का जो समय काल स्टार्ट होता है पानीपत के युद्ध से स्टार्ट होता है और ये अंत में कब तक रहता है? 1540। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि ये युद्ध स्टार्ट होता है 1540। उसके बाद गद्दी पर बैठ जाता है हुमायूं। तो हुमायूं का जो मोस्टली समय काल अगर देखा जाता है तो 1540 से और 1556। हुमायूं बीच में चला जाता है फिर बाद में आता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। उसके बाद में अगर अकबर का समय काल देखा जाता है तो 1556 से 1605। 1556 से 1605, ठीक है। कई कई पेपरों में 1606 भी आ जाता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। 1556 से 1605। उसके बाद जागीर का अगर हम समय काल नोट करके चलते हैं तो 1605 से और 1627 ये किसका समय काल रहता है? जहांगीर का, ठीक है। उसके बाद बेटा शाहजहां का समय काल अगर नोट करके चलते हैं तो 1627 से 1656 ये जो समय काल होता है ये किसका होता है? शाहजहां का। और अगर इसका हम समय काल नोट करके चलते हैं तो 1656 से स्टार्ट होता है और 1707 तक इसका समय काल रहता है। किसका रहता है? औरंगजेब। आगे समझ में? यानी कि बाबर से शुरू होता है और औरंगजेब तक ये समय काल रहता है, जब तक मुगल साम्राज्य ऊंचाइयों पर रहता है। औरंगजेब ने एक ऐसी नीति बनाई जिससे उसका पतन होना निश्चित हो गया था, ठीक है। अब पेपर में सवाल आता है कि इनकी उपाधियां, तो सबसे पहले बात जो पहला जो राजा हुआ था उस राजा का नाम था बाबर। समझ में आ गया? बाबर ने अपने आप को सबसे पहले कहा बादशाह। क्या कहा? बादशाह। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हुमायूं आते हैं, हुमायूं। और हुमायूं ने अपने आप को कहा दीन पनाह, यानी कि गरीबों का रक्षक, दीन पनाह, गरीबों का रक्षक। उसके बाद में फिर आ जाते हैं अकबर। अकबर इन्होंने अपने नाम के आगे जोड़ दिया सम्राट। क्या नाम जोड़ दिया? सम्राट अकबर। समझ में आ गया? उसके बाद में आ जाते हैं जहांगीर। जहांगीर और इन्होंने अपने नाम के सामने जोड़ दिया चित्रकला का युग। जो चित्रकला का युग जाना जाता है वो जहांगीर के शासनकाल को जाना जाता है।
और अंत में जो बात आती है उसका नाम है शाहजहां। शाहजहां, ठीक है। इसका नाम पहले खुर्रम था, क्या नाम था? और इन्होंने अपने को क्या कहा? शाहजहां। यानी कि शाह माने संसार का, जहां माने स्वामी, ठीक है। उसके बाद ये जो शासक थे, अंत में एक शासक आता है और उस शासक का नाम होता है औरंगजेब। और औरंगजेब ने अपने आप को कहा जिंदा पीर। ये आर्मी के अंदर हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसी के, ठीक है। उसके बाद में अब हम चर्चा कर लेते हैं इनके कार्यों की। किनके कार्यों की? इनके सभी के चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको अच्छी तरीका से बताया था कि अगर हम बाबर की चर्चा करते हैं तो बाबर ने इतिहास में कोई खास काम नहीं किया। बाबर ने इतिहास में कोई खास काम नहीं किया। बाबर ने अपने शासन काल में केवल युद्ध लड़ी। क्या लड़े? युद्ध। और उन्होंने 1 2 3 4 कितने युद्ध लड़े थे? 4। नंबर 1 1526, 1527, 1528 और 1530। 1528 कितने हुए? 26, 27, 28 और 29। यानी कि दोस्तों बाबर ने अपने शासन काल में 4 युद्ध लड़े। सबसे पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध। एक तरफ बाबर और एक तरफ इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर जैसे ही पानीपत के युद्ध में हारने की कगार पर पहुंचा, उन्होंने तुरंत अपनी सेना को रोका, उन्हें मोटिवेट किया और तुगलकनामा नीति का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। दूसरा युद्ध सिसोदिया वंश के राजा राणा सांगा से हुआ, खानवा के मैदान में, उसमें भी बाबर जीत गया। तीसरा युद्ध आगरा के बीच में मेदिनी राय से हुआ, जिसे चंदेरी का युद्ध कहा गया, उसमें भी बाबर जीत गया। और अंतिम युद्ध यूसुफ जाति के बीच हुआ, यूनिस खान के बीच हुआ, जिसमें भी बाबर जीत गया। समझ में आ गया? बाबर जीतने के बाद में बाबर ने अपने शासन काल में 2 नगर बसाए। एक का नाम था आराम बाग और एक का नाम था राम बाग। ये दोनों ही नगर हैं, ये कहां पर हैं? आगरा में। बस बाबर ने अपने शासन काल में इतना काम किया। बाबर की एक आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है और उसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बस बाबर से संबंधित यही परीक्षा में सवाल आते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। समझ में आ गया? बाबर के पिता का नाम मिर्जा शेख, बाबर की माता नाम कुतुलुग जिगार खानो बानो बेगम। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1526। बाबर ने इतिहास में कितने युद्ध लड़े? 4। जीत किसकी हुई? बाबर की। बाबर ने कौन कौन से नगर बनाए? आरामबाग और रामबाग। ये कहां पर है? आगरा में। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। क्या नाम है? समझ में आ गया? उसके बाद दोस्तों गले की बीमारी से घेंगा रोग होने के कारण समय से पहले बाबर की मौत निश्चित हो जाती है, तो उसके स्थान पर उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। समझ में आ गया? जैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठता है, हुमायूं ने भी अपने शासनकाल में बहुत अच्छे काम किए। जैसे मान के चलो हुमायूं द्वारा जो पहला काम किया गया था, वो पहला काम था एक नगर बसाया और उस नगर का नाम था दीन ए पनाह। दीन ए पनाह। पेपर में सवाल आता है कि दीन ए पनाह नगर किसने बसाया? हुमायूं ने। समझ में आ गया बेटा? उन्होंने एक सीता पुस्तकालय की स्थापना की। किसने की? हुमायूं ने। और अंत में अपने समय के अंतर्गत उन्होंने 2 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 2। एक 1539 और एक 1540। बेटा ये तो कहलाया चौसा की लड़ाई और ये कहलाया कन्नौज की लड़ाई। दोनों युद्धों के बीच में शेर शाह सूरी थे,
जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है और हुमायूं की हार हो जाती है। इस प्रकार से हुमायूं दिल्ली की सत्ता को छोड़ के जंगल में निकल जाता है। घूमते 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 उसके साथ उसका सेनापति बैरम खां भी है, घूम रहा है जंगल में। उसकी मीर बाबा अस्करी से मुलाकात होती है। मीर बाबा अस्करी कहता है कि बेटा तेरे अंदर राजयोग जब तक नहीं है, जब तक तू कोई पुत्र रत्न को प्राप्त न हो जाता। तो मीर बाबा अस्करी उसे अपनी बेटी हमीदा बानो बेगम, अपनी बेटी हमीदा बानो बेगम से शादी करा देता है। किसकी करा देता है? हुमायूं की। और 1540 के अंदर जब हुमायूं की शादी हो जाती है तो 1542 में संसार का महान सम्राट धरती पर आ जाता है। और जैसे ही धरती पर कदम आते हैं हुमायूं तुरंत एक तीसरा युद्ध लड़ता है 1556 में, जिसमें एक तरफ होता है सिकंदर सूर और एक तरफ होता है हुमायूं, जिसमें हुमायूं की जीत हो जाती है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद तुरंत जो दिल्ली की राजगद्दी पर जो व्यक्ति बैठता है उस व्यक्ति का नाम होता है अकबर। समझ में आ गया? इतिहास के अंदर अकबर एकमात्र ऐसा राजा था जो बिल्कुल अनपढ़ था, जो बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन उसके पास बीरबल जैसा, तोडरमल जैसा, मानसिंह जैसा, बैरम खां जैसा महान व्यक्ति था। उनकी नीतियों से, उनकी बातों से, उनके नियमों कानूनों से अकबर ने पूरे संसार को गुलाम बना लिया। इतना मैं बता देता हूं कि जो राजपूत उनके खिलाफ थे उन्हें सैनिक नीति के माध्यम से, ऊंचे ऊंचे पद देने के माध्यम से अपना बना लिया। जो जैन और बौद्ध उनसे खिलाफ थे उनको जगत गुरु की उपाधि देकर उन्हें अपना बना लिया। और जितने भी कर थे 27 प्रकार के जितने भी कर थे वो सबको खत्म कर दिया। इस प्रकार से अकबर का कोई दुश्मन नहीं रहा। और अकबर ने अपने शासन काल के अंतर्गत जो काम कराए थे वो सबसे इंपोर्टेंट है। और अकबर ने अपने शासन काल के अंदर सबसे पहले जो महान काम कराया, अकबर ने अपने शासन काल के अंदर जो सबसे पहला काम कराया वो क्या कराया था? आगरा के अंदर एक किला बनवाया। आगरा के अंदर एक किला बनवाया। आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी का महल बनवाया। आगरा के अंदर जोधाबाई का महल बनवाया। समझ में आ गया? आगरा के अंदर उन्होंने अपने गुरु सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई। फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण कराया। आगरा के अंदर बुलंद दरवाजा बनाया। आगरा के अंदर मानसिंह का महल बनाया। यानी कि जो भी इमारत थी वो सब आगरा के अंदर बनाई। दिल्ली के अंदर उन्होंने जामा मस्जिद बनाई, दीवाने आम बनाया, दीवाने खास बनाया। ये सब किसकी देन है? अकबर की देन। अकबर के परिचिनों पर चलते हुए उसका बेटा आया जिसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर इतिहास का एकमात्र ऐसा चित्रकार था कि उसकी आंखों के सामने किसी भी जानवर का तुम आवाज सुना दो, उसका चित्र रूबरू वह वैसा ही बना देता था। इसलिए अकबर के शासन, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का युग कहा जाता है। बस पेपर में यही सवाल आता है कि आगरा के अंदर लाल किला किसने बनवाया, दिल्ली के अंदर लाल किला किसने बनवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाई, दिल्ली के अंदर दीवाने आम दीवाने खास किसने बनवाया। समझ में आ गया? ये सारी जो जानकारी है वो मुगल साम्राज्य से मिलती है आपको। तो आगरा के अंदर सबसे पहले आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। ये आर्मी के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर पर पेपर में सवाल आता है फतेहपुर सीकरी का किला किसने बनवाया? अकबर ने। ये दोनों पेपर में सवाल आते हैं, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का किला जिसने बनवाया, क्या नाम था उसका? अकबर ने। ओके, अकबर ने एक धर्म की स्थापना की। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अकबर ने एक धर्म की स्थापना की सन 1582। ये भी याद रखना, सन 1582। और इसका नाम था दीन ए इलाही। इसका मतलब होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई।
ये सारी जानकारी में जिसके शासनकाल में मिली बेटा वो शासनकाल अकबर का था। आर्मी के पेपर में ये तो 100% आता है कि दीन ए इलाही धर्म किसने और कब चलाया। तो दीन ए इलाही धर्म जिसने चलाया उसका नाम था अकबर, और कब चलाया? 1582 में। ओके, उसके बाद में अकबर के बाद जो सिंहासन पर बैठता है और उस व्यक्ति का नाम होता है शाहजहां, सॉरी जहांगीर। कौन बैठता है? जहांगीर। और जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस पेपर में यही सवाल आता है कि चित्रकला का युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। और चित्रकला के साथ साथ न्याय कला का भी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एक सोने की जरी कहां पर बनवाई? आगरा में। चाहे रात्रि के 12 बज रहे हो, चाहे रात्रि का 1 बज रहा हो, जो भी जिस समय उसको बजाता उसी समय उसको न्याय मिल जाता। ये सारी नीति किसके शासनकाल में थी? इसलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का काल और न्याय कला का काल भी कहा जाता है। आर्मी के अंदर इतना ही आता है, ज्यादा डीपली जानने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम कोई आईपीएस नहीं बन रहे हैं, हमारा काम है हमारा पेपर निकलना। समझ में आ गया? जहांगीर के जस्ट बाद में जो व्यक्ति आता है उसका नाम होता है शाहजहां। कौन होता है? शाहजहां। और दोस्तों शाहजहां ने सबसे पहले आगरा में, दूसरे नंबर पर दिल्ली में बस ये लगवाया था। आगरा के अंदर उन्होंने ताजमहल बनवाया। क्या नाम था? ताजमहल। और दिल्ली के अंदर उन्होंने लाल किला बनवाया। ठीक है, दिल्ली के अंदर उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई। बस ये 3 सवाल शाहजहां से पेपर में आते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। अगर पेपर में ये भी आ जाए कि लाल किला किसने बनवाया तो शाहजहां ने। अक्सर आर्मी के पेपर में ये कंफ्यूजिंग होती है कि शाहजहां, ताजमहल किसने बनवाया सब जानते हैं शाहजहां ने, लेकिन लाल किला किसने बनवाया तो बहुत से लोग तो अकबर लगा देते हैं और बहुत से लोग शाहजहां लगा देते हैं। तो मैं तुम्हें दूर कर देना चाहता हूं कंफ्यूजन कि अगर पेपर में सवाल आता है लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने। और आगरे का किला किसने बनवाया? अकबर ने। यस, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, उसके बाद में जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई दिल्ली के अंदर। जो मेन जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने दिल्ली के अंदर बनवाई। ठीक है, उसके बाद में फिर पेपर में सवाल आता है कि अकबर ने अपने शासनकाल में युद्ध भी लड़े। अकबर ने अपने शासनकाल में क्या लड़े? युद्ध लड़े। तो ये आपको अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूं कि अकबर ने अपने शासनकाल में वैसे तो 39 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े थे? लेकिन 39 युद्धों में 2 युद्ध उसके महाशक्तिशाली थे। एक तो युद्ध जो था वो पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध, एक वीर सरदार हेमू और एक तरफ अकबर, जिसमें विजय बैरम खान की नीतियों से अकबर की हुई। दूसरा युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। इसमें भी अकबर बुरी तरीका से पराजित होने के कगार पर था। इतने में ही महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि वो बुरी तरीका से घायल हो चुके थे। तो उसमें भी इतिहासकारों ने जीत अकबर की मानी है। अकबर के बाद में शाहजहां आता है, कोई खास काम नहीं करता है। शाहजहां के बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है औरंगजेब। ऐसा कट्टर व्यक्ति जो अपने बाप को ही कुत्तों की तरह खदेड़कर और जेल में डाल देता है और अपने भाई को मौत के घाट डाल देता है। ऐसा व्यक्ति कहलाया इतिहास का जिंदा पीर व्यक्ति। आर्मी के पेपर में बस यही सवाल आता है कि जिंदा पीर किसी का गया है। जब चाहे जिसे मौत दे दे, जब चाहे जिसे दान दे दे, ऐसा व्यक्ति था औरंगजेब। जब औरंगजेब ने सिखों के 10वें गुरु
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, नाम सुना होगा आपने। ऐसे ही सिखों के 10वें गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर, सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव को मुगलों के द्वारा फांसी दे दी गई थी, उन्हें मौत दे दी गई थी। तो उसी दिन से मुगल साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया। अतः औरंगजेब के शासनकाल में इतनी बड़ी बगावत उठी, इतनी बड़ी बगावत उठी कि औरंगजेब ने धीरे धीरे अपना पतन करना निश्चित कर लिया और सभी सिख समुदाय के व्यक्ति मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हो गए और उन्होंने मराठा शक्ति का समर्थन किया और औरंगजेब का जो पतन हुआ वो मराठा शक्ति के हाथों हुआ और मुगल साम्राज्य का जो अंतिम बादशाह कहलाता है उस बादशाह का नाम होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का सामना करते हुए शहीद हो जाता है। अंत में मुगल साम्राज्य का तीसरा और अंतिम निर्णायक युद्ध होता है, वो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है सन 1761। और सन 1761 में एक तरफ मुगल हैं और एक तरफ मराठा हैं, जिसमें दोस्तों मराठाओं को ढूंढ ढूंढ कर मार दिया गया था। जो मराठा जिंदा बचे थे उन्हीं मराठाओं ने महाराष्ट्र बसाया। बाकी प्लासी के पानीपत के तीसरे युद्ध में हरियाणा के अंदर सभी मराठाओं को मुगलों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। ये छोटा सा मैंने आपको मुगल साम्राज्य के बारे में समझा दिया।